Hello students. So we are doing chapter motion in a plane and in the previous lecture we studied about some introduction to vectors. हमने कुछ vectors की बात करी थी. आज वो जो vectors हैं, जब वो दो vectors add होते हैं तो वो कुछ laws follow करते हैं. ऐसे ही simple addition नहीं होती, vector के कुछ अपने laws होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. laws of vector addition. जब vector add होते हैं तो particular laws के basis पे add होते हैं. ठीक है, हमने 3 लॉज पढ़ने वेक्टर एडिशन के. एंड फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ, सबसे पहले ट्राइंगल लॉ पढ़ना है वेक्टर एडिशन का. ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पहले ये डेफिनेशन है. आपसे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये स्टेटमेंट है, पहले मैं इसको बताता हूं. ट्राइंगल लॉ होता क्या है. सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, क्लियर. और ये इसी के साथ ही सेम ऑर्डर में ये दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी. क्लियर है, ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी. तो जब ये ए वेक्टर बी वेक्टर इस सेम ऑर्डर में लेते हैं, टेल हेड इस ऑर्डर में लेते हैं, तो ये दोनों वेक्टर ऐड होके कुछ रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं. ठीक, ऐसा नहीं है वो सिंपल 3 + 2 5 हो गया. दो वेक्टर ऐड करके एक वेक्टर ही देंगे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. वो कितना होगा ऐड करके उसका रिजल्टेंट बोलते हैं. रिजल्टेंट कितना होगा उस वेक्टर का, रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं यहां से यहां तक. ये इस वेक्टर का कुछ रिजल्टेंट होगा. ठीक, तो ये ट्राइंगल बन गया ना. तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर ये दो साइड्स सेम ऑर्डर में लिए जाएं और दो ट्राइंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करें, तो उसकी थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में. सेम ऑर्डर क्या होता कि ये ऐसे, फिर ये ऐसे और यहां से ऐसे. ये सेम ऑर्डर है, बट रिजल्टेंट कैसे बताते हैं, उसका ऑपोजिट ऑर्डर में वेक्टर का साइन लगा के. ठीक, तो ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं. तो इस लॉ से हम ट्राइंगल लॉ प्रूव करेंगे. इस डायग्राम से क्या है, इफ द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. दो वेक्टर हैं जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताते हैं दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से. मतलब ट्राइंगल की जितनी साइड है उतना मैग्नीट्यूड है उसका, जितनी वेक्टर की लेंथ है. और डायरेक्शन क्या बताता है उसकी, वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो साइड बताता है ट्राइंगल की डायरेक्शन की. टेकन इन सेम ऑर्डर मतलब टेल हेड फिर टेल हेड. देन देयर रिजल्टेंट, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर का, is represented completely both in magnitude and direction by third side of triangle but taken in opposite order. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा that is given by third side of triangle taken in opposite order. opposite order मतलब यही टेल रहेगा उसका, यहाँ हेड. तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है हमने वो प्रूव करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है. क्लियर. तो वो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ये पॉइंट है O, दिस इज P, this point is Q. ठीक, let's draw a perpendicular from here and join it here. मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल परपेंडिकुलर. ठीक है, QN. सो इसका प्रूफ करते हैं. इसके प्रूफ में क्या लिखेंगे, ड्रॉ QN perpendicular to ON. QN perpendicular to ON. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, we have OP equal to A vector and PQ equal to B vector. क्लियर. तो अब पहले, और ये जो A और B एंगल है, A और B वेक्टर है, इनके बीच में यहां जो एंगल है, ये एंगल है सपोज थीटा एंगल है. ठीक, और जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ए के साथ, ये एंगल है समथिंग बीटा, कुछ बीटा एंगल है. ठीक, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. क्लियर. तो हमारे को ये वाला ट्राइंगल लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल PNQ ट्राइंगल लेंगे, PNQ. इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री आप सबने पढ़ा है. व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये 90 डिग्री का एंगल है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. QN बाय PQ, यही होगा ना, QN बाय PQ. तो यहां से QN की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा,
व्हाट इज क्यू एन? क्यू एन इज पी क्यू साइन थीटा। और व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू क्या है? बी वेक्टर है। सो क्यू एन इज बी वेक्टर साइन थीटा। इतनी चीज क्लियर आपको? व्हाट इज क्यू एन? क्यू एन इज बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक, अब ऐसे ही जैसे मैंने साइन थीटा निकाला है ऐसे ही कोस थीटा निकालो। व्हाट इज कोस थीटा? अगर कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा निकालेंगे। व्हाट इज कोस थीटा? कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इज पी एन, दिस इज बेस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? पी क्यू। तो यहां से पी एन की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? पी क्यू कोस थीटा। और व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू, सॉरी ये क्या हुआ? cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस pn बाय हाइपोटेन्यूज। तो pn कितना आ जाएगा? pq cos थीटा। तो pq cos थीटा क्या है हमारे पास? pq cos थीटा की वैल्यू सेम कितनी? b। pq cos थीटा क्या आएगा? b cos थीटा। एक चीज, अभी हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए ये वेक्टर नहीं आएगा। व्हाट इज सॉरी pq pn, सॉरी pn इज pq cos थीटा, b cos थीटा। क्लियर? तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास pn की वैल्यू आ गई और qn की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ONQ। ONQ ये बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OQ का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। OQ स्क्वायर इज, व्हाट इज OQ स्क्वायर? QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। यही होता है ना, यही पढ़िया पाइथागोरस थ्योरम आपने। OQ स्क्वायर क्या होगा? QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ठीक, हम इसके बाद यहां लिखते हैं OQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर इज QN स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो OQ स्क्वायर, जिस OQ को मैंने क्या बोला? R बोला, कुछ R से रिप्रेजेंट किया। तो OQ स्क्वायर मेरे पास में यहां दोबारा लिख लेता हूं, QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। व्हाट इज OQ स्क्वायर? R स्क्वायर। QN कितना है? QN मैंने यहां निकाला था, कितना? B साइन थीटा, यही था ना, B साइन थीटा और इसका स्क्वायर। और ON कितना है? ये देखो ON, ये कितना है? OP प्लस PN, यही है ना। तो ON कितना है? यहां मैं लिख देता हूं, ON कितना है? ON इज OP प्लस PN। तो OP कितना है? OP कितना मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं यहां पर। OP कितना है? A प्लस PN कितना है? PN मैंने यहां निकाला था, B cos थीटा और क्या? इसका स्क्वायर। तो मेरे पास ON का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? मैंने क्या किया इस पाइथागोरस थ्योरम में? B साइन थीटा मतलब R स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ON स्क्वायर। तो ये क्या है? QN मैंने निकाला था इस ट्राइंगल से, B साइन थीटा। और ON कितना है? OP प्लस PN। तो यहां लिख दिया OP प्लस PN और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर कितना आएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। सबको समझ आ गया होगा? A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर? अब B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं, A स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा, B स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में 2AB कॉस थीटा। मैंने क्या किया? इस B साइन स्क्वायर थीटा और B कॉस स्क्वायर थीटा में B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर? साइन थीटा स्क्वाइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 B हो जाएगा। ये क्या बचा अंदर? 1 होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज 2AB कॉस थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे पास R स्क्वायर कितना आ गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, R स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या है? R का कितना वैल्यू होगा? इसको
मैं यहां से अगर रब करूं इसको, यहां से रब करूं तो मैंने रिजल्टेंट निकालना है आर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर में स्क्वायर रूट चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा 11th में 12th में फिजिक्स में काम आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास सपोज दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच में यहाँ आउटसाइड एंगल क्या है, थीटा। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्टेंट होगा उसकी कितनी वैल्यू होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट डिपेंड्स ऑन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू होगी उसके रिजल्टेंट की। और उसका अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का। ठीक है, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं रिजल्टेंट की, कि ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट कितना इसके एक्स एक्सिस के साथ, ए वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कैसे होगी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। ए रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो टेंजेंट बीटा निकाल लेंगे हम। टेंजेंट बीटा कितना होता है, इस ट्राइंगल में टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस QN डिवाइडेड बाय ON। इसको क्या लिख सकते हैं, QN, और ON क्या था, OP प्लस PN। क्लियर, टेंजेंट बीटा निकाला है मैंने इस बड़े ट्राइंगल में, ये बीटा एंगल है ना इन दोनों के साथ, तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस व्हाट इज QN। QN क्या निकाला मैंने, ये QN निकाला था ना PN साइन थीटा, तो QN की जगह क्या लिखना था, B साइन थीटा, अभी स्टार्टिंग में निकाला मैंने। और ये क्या हो गया, A प्लस B कॉस थीटा, यही है ना ON, OP प्लस PN, A प्लस B कॉस थीटा और ये B साइन थीटा। तो ये यहां से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। मे भी आपने, ये आपके लिए नया हो इनवर्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ ना, टेंजेंट ऑफ बीटा। जब खाली बीटा चाहिए तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, जब उधर ले जाऊंगा तो इसलिए यहाँ इनवर्स बोला इसको, टेंजेंट की वैल्यू -1। ये मैथमेटिक्स में होता है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है कि टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी आई, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। ये जो याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोई भी दो वेक्टर होंगे उसका रिजल्टेंट यही होगा। ये मैंने ट्राइंगल लॉ से प्रूव किया। इसके बाद नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से भी हम प्रूव करेंगे, यही रिजल्टेंट आएगा सेम। क्लियर, पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, नेक्स्ट हम पैरेललोग्राम लॉ ही करते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट है और ये इसका डायरेक्शन है। क्लियर, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसमें क्या डायग्राम बनेगा। इसमें जैसे ट्राइंगल के हिसाब से डायग्राम बना, उसमें पैरेललोग्राम जैसा डायग्राम बनेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, उसने बोला कि ऐसे सपोज दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बनाया आपने, ए वेक्टर बी वेक्टर। पढ़ो ध्यान से। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। पैरेललोग्राम लॉ है ये, ठीक है ना, एक फिक्स लॉ है। क्या है कि उसने बोला सपोज दो वेक्टर हैं, वो दो वेक्टर बनाए गए, दो साइड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है, और वो दोनों एक कॉमन पॉइंट से बनाए गए, देन देयर रिजल्टेंट, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब खुद सोचो, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मतलब फाइनल, इन दोनों को ऐड करके। तो कहां बने, कहीं बीच में ही जाएगा इन दोनों को, ठीक। तो देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनका रिजल्टेंट क्या बताएगा, इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द
दिस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनका ये रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से। और जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो सेम पॉइंट से ही बनेगा, यहीं से, इन दोनों का डायगोनल पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम कैसे होता है? ये बनाते हैं ना हम पैरेललोग्राम, ठीक? तो कैसे? इसको वैसे ही बनाएंगे पैरेललोग्राम लॉ को, इसके साथ इससे ये पैरेलल, ये मैंने कुछ बी बना दिया, ये बी है, ये बी है, ठीक? ये ए है तो ये क्या हुआ? ये भी ए हुआ। और इसका डायगोनल क्या दे रहा है हमारे को? रिजल्टेंट दे रहा है, ठीक? तो ए और बी का पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई। ये पैरेललोग्राम ही बन गया ना, ये पैरेललोग्राम ही बन गया। अब जैसे उसमें ए और बी के बीच में कितना एंगल था? थीटा एंगल था। ऐसे ही ए और बी के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है, ठीक है? और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए उसके साथ हमने ए के साथ एंगल बताया था, कितना था? बीटा एंगल था, बीटा था ना। तो यहां भी क्या है? बीटा एंगल है, ठीक है? रिजल्टेंट का ये थीटा एंगल तो ए और बी में है, ये जो रेड कलर में बीटा एंगल बनाया ये रिजल्टेंट का है ए के साथ। क्लियर? इसको सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल सेम तरीका है। क्या? ये ओ पी क्यू, यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल सपोज ये लिख दिया मैंने यहां एन, ठीक? इसको आप सॉलिड लाइन भी बना सकते हैं, डॉटेड भी बना सकते हैं, ठीक? इसको मैंने क्यू एन नॉर्मल ड्रॉ किया एन, तो वही सेम एन ट्राइंगल। अब देखो ये थीटा एंगल है ए और बी में, जितना ये थीटा एंगल होगा उतना ही ये होगा थीटा एंगल, ठीक? सो इन ट्राइंगल क्यू एन पी, क्यू एन पी ट्राइंगल में सेम पी एन कितना होगा अगर क्यू एन निकालूंगा? व्हाट इज क्यू एन? क्यू एन इज पी क्यू साइन थीटा। व्हाट इज दिस क्यू एन? क्यू एन इज पी क्यू साइन थीटा। मे भी मैंने ट्राइंगल लॉ में यहाँ पी एन लिख दिया हो, शायद चेक कर लेना। क्यू एन क्या होगा? परपेंडिकुलर इज दिस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्यू एन इज पी क्यू साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं क्यू एन को? व्हाट इज पी क्यू? बी साइन थीटा। क्लियर? यही होगा। और ऐसे ही पी एन की वैल्यू निकालूंगा, क्या होगा? पी एन इज पी क्यू कॉस थीटा। सेम चीज है जो भी हमने करा। कितनी वैल्यू आ जाएगी? पी एन इज पी क्यू कॉस थीटा, सो बी कॉस थीटा। क्लियर? वही अब रिजल्टेंट इसका कितना होगा? आर स्क्वायर। ये वाला ट्राइंगल लेंगे ओ क्यू एन, एन ट्राइंगल ओ क्यू एन, सेम ही है बिल्कुल ट्राइंगल लॉ की तरह, ओ क्यू एन। इससे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है? ये पैरेललोग्राम की साइड है, बट जो ये साइड है वही यही साइड है। तो अगर आप इसको ये इतना भूल जाओ तो ये ट्राइंगल ही तो बन गया, ये ट्राइंगल बन गया ना। तो बिल्कुल सेम मेथड है सॉल्व करने का। आर स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर इज कितना करा था हमने? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सेम जैसे अभी ट्राइंगल लॉ किया है। तो यहां से बिल्कुल सेम है। आर की वैल्यू कितनी आएगी? आपको एग्जाम में आएगा या ट्राइंगल लॉ आएगा या पैरेललोग्राम लॉ आएगा, तो आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है? मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सेम है। और टेंजेंट बीटा की कितनी वैल्यू होगी? ये बीटा एंगल बना रहा है आर के साथ, टेंजेंट बीटा क्या होगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको ये बहुत बार आएगा क्वेश्चन में, 11th क्लास में फिजिक्स में, 12th क्लास में फिजिक्स में, कि ये ऐसे दो वेक्टर्स होंगे, कहीं भी आ जाएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, इसका रिजल्टेंट कितना होगा? तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब एक और चीज यहीं पर मैं आपको बताता हूं ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के लिए, कि अगर मेरा थीटा जो है सपोज 0 डिग्री होता, ठीक है? ये कुछ केस बता रहा हूं आपको, 3 केस। अगर थीटा 0 डिग्री होता तो आर की वैल्यू कितनी होती? आर कितना होता? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 क्या होता है? व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 इज 1, तो कितना होगा? आर इज अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज
ए प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा ए प्लस बी, कितना आ जाएगा आर मेरे पास ए प्लस बी, और होना भी ऐसे चाहिए था। अगर ये दोनों सेम होते हैं, इनके बीच में एंगल क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है एंगल, ये सेम वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है, ये टोटल वेक्टर ही तो होता, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका टोटल वेक्टर। क्लियर, यही होता है ना। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो यहां से वेरीफाई भी हो गया कि आर की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी। ठीक, अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो क्या होगा, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस व्हाट इज cos 90, cos 90 is 0, so r is under root of a square plus b square। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे आपको बहुत जगह ये दिखाऊंगा कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ रहा है इसका अंडर रूट। ठीक, ऐसे ही थर्ड क्या है, थीटा 180 डिग्री। अब cos 180 क्या होता है, cos 180 -1, तो रिजल्टेंट कितना आएगा उस केस में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों, क्योंकि cos यहां से करूंगा cos 180 क्या होगा -1, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। ये कितना बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, व्हाट इज दिस, ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड आर इज ए माइनस बी, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज इससे बड़ा वेक्टर है थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, माइनस ही करा एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को। क्लियर, तो ये भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में है, भले ही यहां सबट्रैक्ट हो रहे हैं वेक्टर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बट हम क्या बोलते हैं, दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, माइनस का साइन क्या मतलब होता है कि दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो ये ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, पूरा जितना प्रूफ मैंने ट्राइंगल में कराया सेम का सेम प्रूफ है, ये जरूर एग्जाम्स में पूछते हैं आपसे। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एक बार दोबारा बता रहा हूं क्या है, दो साइड्स, जो जब दो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो दो वेक्टर, तो उसका जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके रिजल्टेंट को। क्लियर, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और छोटा सा लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्या है कि सपोज मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और बहुत सारे वेक्टर्स वो पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर हैं, पॉलीगन होता है जिसमें कोई भी ऐसा फिगर जिसमें n साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये है ए वेक्टर, मैं दोबारा से बना देता हूं यहां, ये एक साइड वेक्टर की है ए वेक्टर। ठीक, इसके बाद यहां से ये निकला दूसरा वेक्टर। ठीक, इसके बाद यहां से ये थर्ड वेक्टर, फिर फोर्थ वेक्टर, इसको सी वेक्टर बोल दिया, इसको डी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, यहां से ये है ई वेक्टर, बहुत सारी हैं, तो इनका रिजल्टेंट, पॉलीगन लॉ कहता है जो इसका रिजल्टेंट साइड, फाइनल साइड होगी जो ज्वाइन करेगी ऑपोजिट ऑर्डर में, वो उसका क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। ठीक, जो ये फाइनल साइड होगी ये और ऑपोजिट ऑर्डर में आना तो कैसी चीज है, ऐसे आना था ना, दैट विल गिव रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर में एक और चीज क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ए और बी। अब देखो ये दोनों वेक्टर क्या है, ट्राइंगल की दो साइड बना रही है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा, कितना रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही पढ़ा ना हमने, इन दोनों का आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। फिर अब मेरे पास एक ये आ गया, सपोज अब मेरे पास एक ये बन गया और एक ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक ये बन गया सी वेक्टर। तो इसका भी ऐसे ही दो साइड्स हैं, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर डालना नहीं भूलना ऊपर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको और इसका ये रिजल्टेंट होगा कुछ। ठीक है,
दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऑब्वियसली यही होगा, और उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इसको 1 मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम यहां पहुंच गए, ये रिजल्टेंट आ गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर, यहां पहुंच गए। इसके साथ एक और आ गया डी वेक्टर। अब वही ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। कितना रिजल्टेंट होगा, ये दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये मेरे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या आ गया मेरे पास, ये रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसके साथ एक और है ई वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये, और ये कितना होगा, ये रिजल्टेंट सपोज आर है, ये रिजल्टेंट कितना होगा, ये प्लस ये, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया आर वेक्टर। सारे वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, और यही निकल रहा है ना आर से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये रिजल्टेंट। तो ये भी क्या है, ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अलग अलग लॉज हैं बेसिकली, आपको धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम पता चल जाएगा कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है हमें। ठीक, वेक्टर को ऐड कैसे करना है, वो +2 हो, 2 + 3 5 की तरह ऐड नहीं होते, उनके कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा, करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं हम क्लास 10th में, है ना, बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, व्हाई नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन की बात करते हैं, बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, व्हाई नॉट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, क्यों ऐसा है, बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर के लॉज फॉलो नहीं करता। ये जो लॉज है ना, यहाँ क्वांटिटी फोर्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेक्टर, जब मैं ए बी सी लिख रहा हूं इसकी जगह कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक, बट यहाँ करंट नहीं होता। क्यों, करंट ये लॉ ही फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम, इसीलिए करंट वेक्टर नहीं है, इसीलिए बोलते हैं हम करंट स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, तो ये 3 लॉज हैं वेक्टर एडिशन के। एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे वेक्टर्स के। ये कराना जरूरी है कोई भी आगे फिजिक्स पढ़ने से पहले, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये मुझे लगता है शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 11th 12th की फिजिक्स में बार बार इसका यूज किया जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा क्या 3 डायमेंशन में पढ़ लेना है, एक्स वाई जेड डायमेंशन में, ठीक, तो एक वेक्टर को हम तीनों डायमेंशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि एक वेक्टर को हम ब्रेक कर सकें। क्लियर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले कोई छोटी सी चीज एक और, इसी के अंदर ही ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स लिख लो। अब ये घबराना नहीं है, सर ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स कैसा नाम है, हमने तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं, हम कैसे करें, कुछ नहीं। इसमें जो समझना है, नाम पे नहीं जाना। ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स क्या हैं कि सपोज मेरे पास मैं 3 एक्सिस बना रहा हूं, वैसे तो हम सारा 2 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मोशन इन प्लेन है, 3D की बात नहीं करेंगे, बट आपको बता रहा हूं कि सपोज यहाँ रूम में है, आप क्लासरूम में खड़े हो या अपने रूम में हो, आपको ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तीनों डायरेक्शन में, इस वेक्टर को मुझे तीनों डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स यूज करते हैं। ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर क्या होता है, ये एक तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं, कल पढ़ा था ना मैंने यूनिट वेक्टर, जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर तीनों डायरेक्शन होते हैं। एक्स की डायरेक्शन में जो ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम आई कैप, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेट वाले आई से, और कैप, कैप क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। मैंने बोला ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक्स। ऐसे ही जो वाई डायरेक्शन है उसको हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक,
और जो z डायरेक्शन है उसको हम k से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो मेरे पास 3 ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स हैं। कौन से? i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, i कैप x की डायरेक्शन में हमेशा, j कैप y की डायरेक्शन में और k कैप z की डायरेक्शन में। मैंने कल आपको बोला था यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिटी है। ठीक है ना, 1 है उसका मैग्नीट्यूड, तभी वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट मींस 1। तो ऐसे ही x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, दैट इज i कैप, y डायरेक्शन में j कैप एंड z डायरेक्शन में k कैप। क्लियर? अब सपोज मैं कोई वेक्टर बनाता हूं यहां, ये कोई a वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ठीक, कोई भी क्वांटिटी है जो मैं ये बता रहा था। सपोज ये a वेक्टर पढ़ा यहां। अब इस a वेक्टर को इन तीनों की टर्म्स में लिख सकते हैं हम। मतलब इस वेक्टर का x डायरेक्शन में भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, स्पेस में है ना, ये y में भी कुछ होगा और z में भी कुछ होगा। सपोज ये नहीं होता, ये प्लेन होता 2 डायमेंशन XY, तो मैं इसको XY में भी लिख सकता। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये जो a होता है, a दैट इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। क्या चीज करा मैंने? a वेक्टर को इसका x कंपोनेंट, मतलब a की वैल्यू x डायरेक्शन में कितनी है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू, और i कैप क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन की। ये x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहां ये j कैप किसकी बात कर रहा है? y डायरेक्शन की, और k कैप z डायरेक्शन की। तो a वेक्टर को हम लिख सकते हैं ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप। ठीक है, इस वेक्टर को, मतलब कोई भी वेक्टर है स्पेस में, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में, उसको मैं ब्रेक कर सकता हूं x कंपोनेंट में, y में और z में। ठीक, ये जो मेरे पास है, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज माय y कंपोनेंट एंड दिस इज माय z कंपोनेंट। ठीक है ना, मतलब x की डायरेक्शन में इतना वेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, y की डायरेक्शन में ये कंट्रीब्यूशन है, z की डायरेक्शन में ये, और जब हम तीनों को मिला देते हैं तो मेरे पास टोटल वेक्टर बन जाता है। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर है, यहाँ क्या है? ये तो स्केलर है a y, ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, वेक्टर का कितनी लेंथ है, कितना उसकी वैल्यू है, डायरेक्शन क्या बता रहा है? i कैप, j कैप और k कैप। ठीक, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हमने ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स पढ़े। ठीक, और ये मैंने बोला ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, मतलब इनका जो मॉडुलस है वो क्या है? यूनिटी। ठीक, इनकी मैग्नीट्यूड, मैंने कल बताया था ना, मॉडुलस क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है, जे कैप, ऐसे ही के कैप, इनका मॉडुलस क्या बताता है? कि ये यूनिटी है इनका। जब मॉडुलस करें तो इस मॉडुलस कितना आता है? 1 आता है, जो मैग्नीट्यूड आता है 1 ही आएगा ना, क्योंकि कैप है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर है ये, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। इसको रब करता हूं, यहीं से बताता हूं आपको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है? कि सपोज मेरे पास वही सेम, सपोज अभी 2 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक, मेरे पास यहां कोई वेक्टर है a वेक्टर, तो वही a का कुछ x में कंपोनेंट होगा। अब a वेक्टर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकता हूं। ठीक है ना, x और y की बात कर रहा हूं मैं, z नहीं है यहाँ, 2 डायमेंशन। a क्या है? ax i कैप प्लस ay j कैप। क्लियर इतनी बात? तो ये ax जो मैं बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये जो मैं ax ay बोल रहा हूं, इसकी कितनी वैल्यू है वो हम बताते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। ठीक है, वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स।
जब इस वेक्टर को, ये मेरे पास ये है, इस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूं, और वो दो कंपोनेंट कैसे होंगे, वो दो कंपोनेंट होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स वाई जेड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको एक्स वाई जेड पता है ना, ये एक्स वाई और जेड, अभी मैं ये तीन की नहीं, दो डायमेंशन की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक्स वाई है और ये कुछ वेक्टर है, तो ये वेक्टर इसमें और इसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वेक्टर इसमें और इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, इसमें और इसमें। ठीक, तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये जो कंपोनेंट है ये इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, ए एक्स, यही तो होगा ना, कितना, ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, और ये क्या होगा, ये होगा इसका y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। ठीक, यही तो है कि a वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ax i कैप। ये देखो, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ये मैग्नीट्यूड on, और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये मैग्नीट्यूड, ये, और इसका ये ax और ay। तो a वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। उसी ब्रेक को क्या बोलते हैं हम, मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में। अभी टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में। x कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, i कैप, y कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, j कैप। मैं बेटा बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये 11th की पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है, 12th की पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है। कभी भी आपसे पूछ लेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसमें वेक्टर का रेजोल्यूशन पूछा होगा। ठीक, या वेक्टर कुछ ऐसा होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा जो इसको अप्लाई कर रहा होगा। तो अब ax की वैल्यू निकालनी है। सपोज ये रिजल्टेंट जो a है, जो ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, क्लियर। सो इन ट्राइंगल, यहां p पॉइंट ले लो, OPN ट्राइंगल में cos थीटा कितना होगा, OPN। ये OM जो है वही NP है, ये भी AY होगा ना, जो जितना AY ये है उतना ही ये होगा। क्लियर है इतनी बात। तो हम बस इस ट्राइंगल से दोनों निकाल लेंगे, AX और AY। एक बार cos थीटा निकाल लेंगे, एक बार sin थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, बेस क्या है इसका, ये बाय हाइपोटेन्यूज, AX बाय A वेक्टर। सो AX इज A cos थीटा। AX कितना आ गया, अगर मैं यहां अभी थीटा निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, cos थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और sin थीटा कितना होगा, sin ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, AY बाय A। तो मेरा AY क्या हो जाएगा, A sin थीटा। ध्यान से देखो, अभी जो हमने ट्राइंगलों में किया वैसा ही सेम है। मैंने ट्राइंगल लिया ONP, उसमें AX और AY की वैल्यू निकाली। ठीक है, कितनी वैल्यू आई, A cos थीटा और A sin थीटा, AX और AY की। क्लियर। तो मेरा जो टोटल वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A cos थीटा i कैप प्लस A sin थीटा j कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वेक्टर को मैं दो में ब्रेक करूं तो क्या होगा। अब याद करने का तरीका, जो थीटा के, इस थीटा के साथ वाली साइड होगी, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है कोई, ठीक है, ये एंगल है थीटा, जो इसके ये साथ वाली साइड होगी ये हमेशा होगी, अगर ये ए वेक्टर है तो A cos थीटा, थीटा के साथ वाला। क्लियर। और थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये जो साइड होगी ये कौन सी होगी, A sin थीटा। देख लो यही है, थीटा के पास वाली साइड क्या है, AX क्या है, A cos थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड क्या है, AY इज A sin थीटा। मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आगे के चैप्टर में, और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक्स कंपोनेंट A cos थीटा, जरूरी नहीं हमेशा x हो, ठीक है। तो इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, थीटा के साथ वाला क्या होता है, cos थीटा वाला कंपोनेंट, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला मतलब ये कंपोनेंट कितना होता है, A sin थीटा, sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है। क्लियर। तो ये
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और चीज, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, ठीक। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना, मॉडुलस कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर करना है और ए वाई स्क्वायर करना है, या मैं ऐसे बोलता हूं आपको, मैं ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर अगर मुझे करूं तो मैं क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के, ठीक। तो ये तो है इसका डायरेक्शन ए की, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब हमेशा आई जे के साथ जो ये भी वैल्यू है, ये कभी इसका इस कोई भी वेक्टर हो, वेलोसिटी एक्सीलरेशन फोर्स कोई भी वेक्टर हो, वो इस फॉर्म में दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट, यही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और अंडर द रूट, तो उसका मैग्नीट्यूड आता है। और डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन कितनी आती है, टेंजेंट थीटा, डायरेक्शन मतलब इस ए का कितना डायरेक्शन है, टेंजेंट थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस ए वाई बाय ए एक्स, तो ये यहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप इसको बुक से भी पढ़ना। मेरे पास कोई भी वेक्टर है वो क्या होगा, हम उसको एक्स और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में मैं नहीं जा रहा। आई कैप जे कैप, और 3rd डायमेंशन क्या होती है, के कैप, जेड डायरेक्शन जो होती है, ठीक। इसका रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और अंडर रूट, क्लियर। आई और जे कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड, ये आई और जे तो क्या बता रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है कि ये वाला कंपोनेंट आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है, और ये वाला कंपोनेंट जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड में तो केवल आगे वाली वैल्यूज लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैंने आज आपको बताया, इसको अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके देखना, यू विल गेट टू नो, और इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। मैं आगे लेक्चर्स में इसके जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा वेक्टर्स की हेल्प से कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे 2 वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। सो टुडे इट्स ऑल, थैंक यू।